हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो मैंने इसलिए स्टार्ट की बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको क्या पॉलिटी का काम कंप्लीट कराऊंगा। और ये जो क्लास होगी ये आपके किस किस चीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगी। देखो, ये क्लास जो आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, मतलब स्टेट जो पीसीएस होता है किसका, राजस्थान का, या किसी भी स्टेट पीसीएस, जैसे मैं कह सकता हूँ कि एमपी का हो सकता है, यूपी का हो सकता है, एचपी का हो सकता है, एचआर मतलब हरियाणा का हो सकता है। तो जहाँ जहाँ स्टेट पीसीएस है वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो वीडियो है ये कंप्लीट डिटेल वीडियो नहीं है। दिस इज़ लाइक रिविजन सेशन, मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि फोटो पे कि यहाँ पर रिविजन सेशन चल रहा है। तो मैं क्या आपको चीज़ लिखी लिखाई चीज़ें नहीं बताऊँगा, मैं आपको खुद यहाँ पर लिख के फटाफट रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो बेसिक एक क्या बोल सकते थीमेटिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना क्वेश्चन की, कॉन्सेप्ट की, ये चीज़ें क्या क्या होती है, वो चीज़ मैं यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, और ये जो चीज़ है मैं कंप्लीट टाइम टू मतलब जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज आपको ज़्यादा जगह जाना जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक जगह पे काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इन पॉलिटी फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि मेरा नाम विशाल कुमार कुमावत है और मैं ऑनलाइन जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी होता है, जैसे पॉलिटी अभी पढ़ा रहा हूँ, जैसे बाद में इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दूंगा, मैं इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट करूँगा। और बेसिकली मेरे मैथमेटिक्स के जो वीडियोस बनती है वो मैं वहाँ पर ज़्यादा पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, तो ये मैं इसलिए चैप्टर ले रहा हूँ बिकॉज पॉलिटी का क्या होता है कि पॉलिटी इज़ लाइक आप एक बार अगर उसको पढ़ लोगे ना, समझ लोगे ना, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पॉलिटी एक सब्जेक्ट भी अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो आपका बस एक ही काम है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं करता हूँ, क्योंकि जस्ट लाइक एज आप बड़े भाई समझ लो मुझे, मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो आपको क्या है समझने के हिसाब से मैं एक तरह से रिवीजन ही करा। देखो, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो रिवीजन कैसे करते हैं कि हाँ सर ये आर्टिकल इधर, ये आर्टिकल इधर, ये आर्टिकल, तो वो चीज़ कैसे याद करेंगे, वो चीज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है, तो पहला टॉपिक हमारे पास चैप्टर 1 है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब आके मन क्वेश्चन आया सर आप तो पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करा, इससे पहले तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या प्रियम्बल ये जो चीज़ें होती, देखो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी मैं कराऊंगा, बट मेरा टारगेट ऐसा होता है कि आर्टिकल 1 से लेकर स्टार्ट करने का दिमाग में। वो चीज़ भी पढ़नी ज़रूरी है, ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़नी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनता है। बट क्या एक बार क्या आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे बाप, मतलब जो चीज़ें है ना, मतलब मामले जो जो स्टार्ट होंगे वो आर्टिकल से स्टार्ट होंगे। तो हम यहाँ पर क्या आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी एंड इट्स, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अब सिंपल सा चीज़ है। तो आर्टिकल देखो इसमें कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो पहले आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की। तो अगर मैं पूछूं तो यहाँ पर इसका आर्टिकल हमारे पास पढ़ेंगे 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो ये दिमाग में याद रखना कि अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में या मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी स्टार्टिंग के जो आर्टिकल के बारे में पार्ट करें, तो उस बात के अंदर कितने आर्टिकल की बात करेंगे, 1 से लेकर 4 तक। और ये जो पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा पार्ट होगा, पहला, क्योंकि स्टार्ट ही पहले से करें तो पहला पार्ट होगा। तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कौन से पार्ट से है ये, फर्स्ट पार्ट, और आर्टिकल कितने इसके, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब देखो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता हूँ कि हम क्या बात कर रहे हैं एक्चुअल में, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो देखो ऐसा सिस्टम है कि यूनियन मतलब अपना जो इंडिया है ना, एज ए दूसरी कंट्रीज़ के जैसे देखें ना कि एक यूनिफाइड, मतलब दूसरी जो कंट्रीज है, कई सारी कंट्रीज में अलग अलग स्टेट का अलग चल रहा है, सेंटर का अलग चल रहा है, वो सिस्टम नहीं है। अपने यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है ना, जैसे अपने अभी रिसेंटली कोई आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, जैसे अपने जो अपोजिशन लीडर के जो है, मतलब प्रेसिडेंट, मतलब जो नेता थे मेजोरिटी वाले, मतलब अपोजिशन के, उन्होंने बाहर जाके बोला था इंडिया इज़ नॉट इंडिया, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो वो जो कंटेक्स्ट उनका पता नहीं क्या था, बट वो जो चीज़ उन्होंने बोली बिल्कुल करेक्ट बोली, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया एज अ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है ना, तो इसका मतलब आप गलत अगर लेना चाहो तो गलत ले सकते हो, और उस वर्ड का मतलब करेक्ट था कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दैट इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। और इंडिया को दूसरा नाम भी क्या दिया था, भारत। ठीक है ना, तो इंडिया ऐसा जरूर नहीं है कि जैसे अभी पॉलिटिकल नेता कई लोग भारत यूज़ करते हैं, कोई इंडिया यूज़ करता है, तो दोनों क्या गलत नहीं है। भारत इसलिए अपन यूज़ करते हैं बिकॉज भारत का जो वर्ड है, ये भारत वर्ड, इसके भी विवाद नहीं कह सकता मैं। भारत वर्ड अपने पुराने जो जो अपने क्या कह सकते हैं कि पुराण जो होते थे ना, अपने वैदिक कल्चर, उस टाइम में क्या होता था, भारत का वर्ड का मतलब इसलिए निकाला गया था इस वर्ड का। भारत का मतलब होता था समुद्र से लेके ऊपर हिमालय के बीच में जो ज़मीन है उसको हम क्या बोलते हैं, भारत। और इंडिया इसलिए बोला गया जब ये ईस्टर्न यूरोपियंस कंपनीज आए थे, मतलब ईस्टर्न यूरोपियन कंपनीज आए थे, मतलब यूरोपियन जो कंट्रीज आई थी, तो इन्होंने आगे क्या बोला था कि जो रिवर अपने इंडिया से निकलती है जिसका नाम है इंदस, तो इंदस के नाम से इन्होंने इंडिया नाम
बना दिया था, ठीक है ना। तो वो भी हम कर सकते हैं। और बेसिकली वो आपने एक किताब पढ़ी होगी इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, जो फर्स्ट टाइम यूरोपियंस आए थे, कब, मोरिन टाइम्स के अंदर, उन्होंने इंडिका लिखी थी। उसके हिसाब से भी आप बना सकते हो कि इंडिया मोल्ड रहते हो। ऐसा बोल सकते हैं कि भारत वर्ड इज़ एन एंशियंट वर्ड एंड इंडिया इज़ एन मॉडर्न वर्ड। तो दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है, दोनों में कोई अलग मतलब लफड़े करना ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, थोरोली ये चीज़ पढ़ेंगे कि इंडिया में कितने स्टेट है, कितने यूनियन टेरिटरी। तो इंडिया में कितने स्टेट है अपने पास, 28। तो इंडिया हैव 28 स्टेट एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज, वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रख लेना अच्छी तरह से। हालांकि देखो, जिस लेवल की हम एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें ये नहीं पूछा जाएगा, बट तो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एज अ जनरल नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए। तो इंडिया कितने हैं यूनियन टेरिटरीज है, 8, और स्टेट कितने हो गए, 28। अभी लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी पहले 9 थी, कम इसलिए हुई बिकॉज जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया, ठीक है ना। मतलब एक्चुअल में उसको 2 कर दिया गया, और बाद में दादर नगर हवेली और दीव दमन उनको सबको 1 कर दिया गया, तो उस चक्कर में ये अल्टरेट हो गया, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे सबसे पहले, क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 1। तो आज के जो इंडियन पॉलिटी, आज का नहीं कह सकता मैं, इंडियन पॉलिटी का पहला आर्टिकल पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, तो फर्स्ट आर्टिकल का पहली लाइन में लिख देता हूँ। देखो लाइन लिखूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा लाइन क्या है। तो इंडिया आल्सो नोन एज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल। ये मैंने पहले से आपको बता रहा हूँ, इंडिया जिसको हम भारत भी बोलते हैं इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। और इसमें अगर मैं 2 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स इसको डिफाइन करूँ तो एक तो नेम ऑफ कंट्री एंड इट इज़ इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आप पॉलिटिकली मत घुसो। हाँ देखो, क्वेश्चन ये आ रहा होगा इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे तो पॉलिटिकल क्यों नहीं घुसे। देखो पॉलिटिकल अपन को घुसना ही नहीं, अपन को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में क्या कहता है, क्या डिफाइन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 1 के अंदर यही चीज़ लिखी हुई है दैट इंडिया आल्सो नोन एज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो मैं इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट भी बोल सकता हूँ, इंडिया को भारत भी बोल सकता हूँ, और तीनों आपस में वाइस वर्सा है, ठीक है ना। तो ये मैं चीज़ बोल सकता हूँ। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्नॉलेज बोथ नेम्स एज इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। अब इंडियन टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें आती है ये चीज़ बताओ। तो 3 चीज़ें आती है टोटल, अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ यूनियन स्टेट के अंदर। तो पहली तो है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, मतलब स्टेट वाली टेरिटरी, दूसरी यूनियन टेरिटरी, और तीसरा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, टेरिटरीज दैट मे हैव बीन या मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट एट एनी टाइम। मतलब जैसे इमेजिन करो आज के टाइम पे मान लेते हैं इंडिया के पास कोई छोटा सा आइलैंड है, ठीक है ना, इंडिया ने उस पर अटैक कर दिया, ठीक है। या इंडियन अटैक नहीं कर सकता, मैं अभी अटैक के बारे में बात करूंगा, प्लेबिसाइड सब होता है, अटैक नहीं कर सकता, किसी कारण वो इंडिया के अंदर आ गया। तो जब इंडिया के अंदर आ जाएगा तो ये जो पूरा पार्ट हो जाएगा ना, ये भी इंडियन टेरिटरी घोषित हो जाएगी। तो जब ये इंडियन टेरिटरी घोषित हो जाएगी तो इस टेरिटरी को हम आर्टिकल 1 के हिसाब से इंडिया के अंदर इसको इनकॉपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ सिटीजनशिप पढ़ेंगे बाद में, उसके ना आपको ध्यान पड़ जाएगा और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ हो गया। तो अगर पूछा जाए आर्टिकल 1 के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट और इंडिया या भारत के बारे में बात करें तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं या क्या क्या टेरिटरीज आती है। तो पहला आता है स्टेट वाली टेरिटरीज, दूसरी आएगी यूनियन टेरिटरीज, और तीसरी कौन सी आएगी, जो टेरिटरीज जो इंडिया या एक्वायर कर दे या बाद में, मतलब अभी करे या कर दिया या बाद में एक्वायर करें, ठीक है। तो ये आर्टिकल 1 हो गया। तो मेरे हिसाब से इस आर्टिकल 1 के अंदर और क्वेश्चन ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा क्या मैं बता सकता हूँ। अगर बताऊँ तो देखो और भी चीज़ें हैं, मतलब कह सकता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे अपने जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, वो वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर, ड्राफ्टिंग कमेटी हेड चेयरमैन, जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से बना है। तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, और उन्होंने बोला था कि इट इज़ कंसिडर्ड इनडिविजिबल एंड द डिवीजन इनटू स्टेट इज प्राइमरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस। तो डिवीजन का मतलब ये नहीं होता, देखो जैसे नेता लोग बोलते हैं ना कि इंडिया इज यूनियन स्टेट, यूनियन अलग है, तो अलग नहीं है। उनके जो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का यही मोटो था इस लाइन का, कि इनका कहने का मतलब ये था कि यूनियन है खूब सारी, मतलब स्टेट्स खूब सारे, इन सब का एक साथ मिलकर एक यूनियन बना रही है। यूनियन मीन्स यूनिटी। तो वो चीज़ यहाँ पर प्राइमरी करेगी। और अगर डिवीजन करें तो डिवीजन इसलिए क्या, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की जो कन्वीनियंस है उसको अच्छा हम मैटर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 1 हमने कंप्लीट कर दिया। हम आर्टिकल 2 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 2 एक्चुअल में क्या होता है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत ऐसा आती है कि जैसे आप पढ़ते हो ना, तो आप आर्टिकल 2 के अंदर और आर्टिकल 3 के अंदर हमेशा कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। तो इसका कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों होता है एक्चुअल में, क्या आप कॉन्सेप्चुअल एकदम डिटेल में नहीं पढ़ते हो। देखो मैं आप क्या बताता हूँ, आपको ध्यान से पढ़ना। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है। देखो जब आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो आर्टिकल 2 में मैं बता सकता हूँ कि एक लाइन लिखता हूँ कि आर्टिकल 2 ग्रांट्स अथॉरिटी टू पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन इट्स डीम्स टू अप्रोप्रिएट। तो ये वाला इसमें सेंटेंस है, 3 वाले में भी लगभग सेम सेंटेंस है, बस इस वाले में सेंटेंस में ये दिक्कत है, मतलब दिक्कत नहीं कह सकता, एक क्वालिटी ये है कि अगर इंडिया के अंदर मैं कहीं से नया स्टेट बाहर से, मतलब इंडिया की टेरिटरी उसके बाहर से कहीं नया स्टेट या कोई भी टेरिटरी है उसको मैं अगर इंडिया में लाना चाहूँगा तो वो आर्टिकल 2 के अंडर आएगा, वो
3 के अंदर नहीं आएगा। 3 के अंदर क्या सिस्टम है, एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर कुछ भी करना है, भले उसका नाम चेंज करना, उसकी बॉर्डर्स अल्टरेट करना या कुछ भी करना, वो चीज़ क्या आती है, आर्टिकल नंबर 3 में आती है। आर्टिकल नंबर 2 के अंदर क्या आता है, नए स्टेट्स का फॉर्मेशन, वेदर वो अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, सो क्या लिखा हुआ है, द अथॉरिटी टू पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट अंडर 2 कंडीशन। तो मतलब कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि बाहर से कोई टेरिटरी उसको अगर अपने इंडिया में इंकॉर्पोरेट कर लिया तो वो इंडिया के अंदर आएगा, तो वो क्या बनेगा, न्यू टेरिटरी बनेगी, न्यू स्टेट बनेगा, क्या बनेगा, वो आर्टिकल अंडर 2 के अंदर आएगा। फिर इसके अंदर 2 कंडीशन क्या लिखी हुई, पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ स्टेट न्यू स्टेट, मतलब पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स। मतलब मैं मान लेता हूँ, जैसे इंडिया की ही बात कर लेता हूँ, इंडिया के अंदर ही कुछ मान लो कोई जगह है, ठीक है, लैंड एरिया इलाका है, ठीक है। अब वो इलाका हम कुछ टाइम बाद सोच रहे हैं कि इसको स्टेट बनाना है, तो इसको स्टेट बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, इस वाला आर्टिकल के अंदर इसका काम करेंगे। फिर अगर मान लेते हैं कि बी वाला जो कंडीशन लिखी, टू पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, देखो अब यहाँ पर क्या सिस्टम है, दोनों कंडीशन में स्लाइटली डिफरेंस है। पहले में लिखा पावर टू एडमिट और यहाँ पावर टू एस्टैब्लिश। एडमिट और एस्टैब्लिश का डिफरेंस क्या होता है आपको पता होगा अगर हम थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा है। एडमिट का मतलब होता है कि आपके आसपास वो घूम रहा है, मतलब आपके आसपास पड़ा है, उसको मैं एडमिट कर रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि यूनियन टेरिटरी में आ जा, हालांकि वो पढ़ रहा है, मतलब एक तरह से वो चीज़ है। और पावर टू एस्टैब्लिश मतलब वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। इसका कहने का मतलब विच वॉज डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। एस्टैब्लिश मतलब कि विच डजंट एग्जिस्ट बिफोर, उसको अगर मैं बनाता हूं तो उसको मैं स्टैब्लिश बोलूंगा। स्टैब्लिश मतलब बनाना। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उसको भी हम स्टैब्लिश बोलते हैं, तो क्योंकि उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी नहीं, तो उसको स्टैब्लिश किया मतलब बनाया। तो नया स्टेट बनाना मतलब जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता, वो वाला सेकंड कंडीशन है। और पहला कंडीशन ये है कि जो अपने इंडिया में जो पढ़े या बाहर पढ़े उनको एडमिट करना है इंडिया के अंदर। ये दो इसके मतलब बेसिक कंडीशन है, ठीक है। अब आर्टिकल 3 में आपको क्या बताया था कि इन सब के अलावा जो भी काम होता है, जैसे मैं को बता रहा हूँ कि नया स्टेट बनाना, जो अपने मान लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई स्टेट्स की एरिया छोटा है, बड़ा वाला मतलब जो दूसरा वाला स्टेट उसका एरिया बड़ा है, तो मैं बड़े वाले से छोटा वाला इसमें पार्ट ला दूँ या छोटा वाला छोटा कर दूँ, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, ठीक है, बाउंड्रीज और इनका कोई नाम चेंज करना। जैसे अभी आपको पता उत्तरांचल का उत्तराखंड नाम हो गया था, ठीक है। अब एरिया के वाइज अगर मैं अल्टरेशन करूँ तो आपको पता है मध्य प्रदेश से काफ़ी सारा, जैसे झारखंड और ये झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से पहले, फिर उत्तर प्रदेश से अपने उत्तराखंड भी अलग हो गया था। तो ये जो चीज़ें अलग हुई ना, ये पहले से एग्जिस्टेंस में थी, इन द सेंस कि ये जो लैंड्स थी ना, जितनी भी ज़मीनें जो अलग हुई वो पहले से एग्जिस्टेंस में थी। तो उन चीज़ को अल्टर करना, उनके नाम चेंज करना, नए स्टेट बनाना, वो सब क्या चीज़ आती है, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर आते हैं। तो मैं पहले आर्टिकल 3 नंबर बता, तो ये लिखा है कि आर्टिकल 3 द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है, दिस इज वेरी हाईलाइटेड, एग्जिस्टिंग स्टेट। तो अगर बेसिकली अगर एक वर्ड में आंसर दूँ कि सर पूछ लेगा जाए क्वेश्चन की सर आर्टिकल 3 एक्चुअल में क्या है, तो आर्टिकल 3 इज लाइक रीएडजस्टिंग द इंटर टेरिटरी। अब रीएडजस्टमेंट बोल सकता हूँ या रीएडजस्टिंग, या रीएडजस्टमेंट का मतलब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ पड़ी है, उसका मुझे नाम चेंज करना है, उसका मुझे एरिया चेंज करना है, मतलब वो इंडिया के अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इंडिया के इंटीग्रल पार्ट पहले से है, उसको हम चीज़ कर रहे हैं। जैसे अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपन ने अलग कर दिया, ठीक है। अलग इन द सेंस अलग करने का बहुत अच्छा रीज़न था, क्योंकि उसको करने से क्या 370 हटाने के बाद वो इसका कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर जो गवर्नेंस है वो बहुत अच्छी, मतलब अब जिसका जो लेवल है वो अच्छा बेटर हो जाएगा, मतलब एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो वो चीज़ करी ना, वो भी हम क्या करी, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर करी। और आर्टिकल 2 में क्या होता है, नई चीज़ बाहर से लाना। जैसे मान लेते हैं जैसे अंडमान निकोबार के पास में या कोई म्यांमार के अंदर, या मैं मान सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर कहीं से कोई टॉपिक है हमारे पास, तो वहाँ से अगर चीज़ मैंने कोई इंडिया ने ले ली है और उसको मैंने बोला कि नया मैं डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहता हूँ या नया स्टेट बनाना चाहता हूँ या कह सकते हैं डायरेक्टली नया टेरिटरी बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसको क्या लूँगा, आर्टिकल 2 के अंदर लूँगा, ठीक है ना। तो अब आपको आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 2 क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आर्टिकल 2 का क्या आंसर दोगे, मतलब नए जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, नए डिस्ट्रिक्ट नहीं, नए टेरिटरी इंडिया में अटैच करना हो, भले वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो, नया डिस्ट्रिक्ट, न्यू वर्ड, तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर आर्टिकल 2 बोलेंगे। और आर्टिकल 3 में क्या बोलेंगे, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके नाम चेंज करना या उसी के एरिया को डिवाइड करके नया स्टेट बना देना या अल्टर करना, बाउंड्री देश करना या नाम चेंज करना, जो भी चीज़ है, ये सब चीज़ें क्या, आर्टिकल नंबर 3। तो अब यहाँ पर मुझे आपको कोई डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है। आपको, मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई ऐसा माइंड में ऐसा कुछ होगा कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा आर्टिकल 2 क्या आर्टिकल 3 क्या है। तो आर्टिकल 2 आर्टिकल और 3 हमारे पास क्लियर हो गया। हमने देखो तीनों आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल 1 पढ़ लिया, आर्टिकल 2 पढ़ लिया, आर्टिकल 3 पढ़ लिया। अब देखो ये जो आर्टिकल 2 में चीज़ें लिखी हुई है, आर्टिकल 3 में चीज़ें लिखी हुई है, ये चीज़ को करेगा कौन, सिंपल चीज़ें पार्लियामेंट करेगा।
अब पार्लियामेंट करेगा तो पार्लियामेंट का कुछ ना कुछ तो कानून या कुछ ना कुछ तो रूल होगा। तो बस इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 4, उस 4 के अंदर हमारे पास रूल्स बताए गए हैं कि ये जो चीज़ करेंगे आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के अंदर, ये कैसे करेंगे और कौन करेगा। तो कौन करने का आंसर तुमने बता दिया, पार्लियामेंट। और कैसे करेगा उसके अलग अलग क्लॉजेस है, वो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, वो तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चाहोगे तो मतलब वहाँ जरूरत पड़ेगी, बट आपको भी ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज आर्टिकल नंबर 4। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 4 क्या है? तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 2 के अंदर लॉस होते हैं जो पार्लियामेंट ही करता है, बता दिया मैंने आपको। आर्टिकल 3 में भी पार्लियामेंट करता है। तो ये जो पार्लियामेंट करता है इसके लॉज मैंने आपको डिफाइन किया आर्टिकल 4 के अंदर। आर्टिकल 4 के अंदर बेसिकली ये लिखा हुआ है कि द लॉज एनेक्टेड फॉर द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट विच इज अंडर आर्टिकल 22 and the formation of new state as well as changes in areas, boundary or the names of existing state which is article 3 are not considered as an amendment under article 368। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, आपको अच्छी तरह समझाना चाहिए। देखो क्या सिस्टम है, जब आर्टिकल 2 की मैंने बात करी थी कि नए कोई स्टेट्स को मेरे को या नई टेरिटरी अटैच करनी, वो वाली बात करी थी। थर्ड की बात करी कि जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर नाम चेंज करना, उसकी बॉर्डर करना, अल्ट्रेशन करना, ये चीज़ मैंने बताई थी। तो ये दोनों के जो लॉ है, कानून है, वो तो डिफाइन कहाँ पर है, पार्लियामेंट में। इन दोनों को जो करेगा कौन, पार्लियामेंट करेगी। बट क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर अभी जस्ट इसके बाद में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है। तो देखो जब हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, पर्टिकुलर जो कुछ कुछ में आर्टिकल ऐसे होंगे जिसको अगर मैं अमेंड करूँ, मतलब उसको मुझे चेंज करना है या अपडेट करना है, तो उसके लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कई जगह लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सारे पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं वो जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाऊंगा तो उसमें क्या होता है, स्पेशल जो मेजोरिटी होती है, मतलब जो प्रेजेंट की 2/3 हमारे पास चाहिए वोटिंग, मतलब कम से कम कैपेसिटी। तो उसमें क्या होता है, अगर इमेजिन करो आज के टाइम पे अगर ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर नहीं आती, तो आपको बताओ खुद कि वो जो स्टेट नए बन रहे हैं, बाहर से कुछ ला रहे हैं, तो वो वापस जो काम कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है। बिकॉज जो मेजोरिटी चाहिए ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, वो बहुत ज़्यादा चाहिए, और वो इतना आसान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ा सा फेरबदल करना। तो इसीलिए क्या इस चीज़ को हटा दिया गया था आर्टिकल 4 के अंडर में कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में नहीं आएगी, और इसके इंस्टेड में ये कहा गया कि इसको सिंपल मेजोरिटी से आप पास कर सकते हो। सिंपल मेजोरिटी सिंपल ज़्यादा होती है, वो उसका क्या जो प्रोसीजर होता है सिंपल मेजोरिटी का, उसमें ज़्यादा आपको मैं कह सकता हूँ डिफिकल्टी नहीं आती, तो वो चीज़ आराम से हो जाती है। ठीक है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है आर्टिकल 4 में क्या बताता है। आर्टिकल 4 में ये बताता है कि जो भी हम ये चेंज करें आर्टिकल 2 के अंदर, आर्टिकल 3 के अंदर, तो वो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना अपन को ये चीज़ सिंपल चाहिए। चलिए दिया मैंने कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी, मतलब अगर वो आर्टिकल 368 में नहीं आ रहा तो सिंपल मेजोरिटी से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें होती है। तो मतलब देखो आर्टिकल, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा हूँ। कौन सा अपना पहला टॉपिक, तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 यही आर्टिकल है, बस ये आर्टिकल खत्म हो गए। अब इसके अलावा जैसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़ें होती है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक तो हमने एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा टेरेस्ट्रियल वाटर्स। मतलब टेरेस्ट्रियल वाटर्स क्या होता है, देखो मैं कह सकता हूँ जैसे अपने इंडिया के अंदर बॉर्डर होती है, कैसे मतलब इंडिया नहीं कह सकता, मतलब अपनी लैंड जो बॉर्डर, टेरेस्ट्रियल बॉर्डर। तो टेरेस्ट्रियल जो बॉर्डर होती है, जैसे मान लेते हैं हम इंडिया का जो मैप देखते हैं अपन, ठीक है, अभी जो मैप के मैं स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैप में आपको क्या दिखता है कि इस मैप के अंदर जो डायरेक्ट जो बॉर्डर बन रही है वो हम परफेक्ट बॉर्डर बना रहे हैं। इसके इस तरफ जैसे रेड क्लिफ लाइन है, तो इस तरफ तो पाकिस्तान आ रहा है, ऊपर जाके देखें तो मैकमोह लाइन है, तो चाइना आ रहा है, ऊपर थोड़ा सा अफगानिस्तान भी आ रहा है, इधर देखो नेपाल आ रहा है, इधर आ रहा है भूटान आ रहा है, उधर म्यांमार भी आ रहा है, इधर बांग्लादेश आ रहा है। तो ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये सब क्या है, टेरेस्ट्रियल बॉर्डर मतलब लैंड बॉर्डर। तो ये तो जैसे मैं मान लेता हूँ जैसे ये मैंने बनाया कि लैंड बॉर्डर, तो इसके इस तरफ दूसरी कंट्री, इसके इस तरफ दूसरी कंट्री। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि सबके दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर सर यहाँ पर पानी के अंदर तो हम ऐसी बॉर्डर बना नहीं सकते बिकॉज पानी में तो पूरा समुद्र है। तो उसमें क्या किया कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि आपकी जो ज़मीन है लास्ट, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स, कितना, 200 नॉटिकल माइल। तो 200 जो नॉटिकल माइल्स बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 370 किलोमीटर्स के बराबर होता है। कितना होता है, 370 किलोमीटर्स। ये देखो जब हम समुद्र की बात करते हैं ओशन के अंदर, तो ओशन में क्या है, नॉटिकल माइल से ही हम यहाँ पर जो जगह है, दूरियाँ, डिस्टेंस है, वो हम यहाँ पर उससे नापते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं किलोमीटर्स में चेंज करूँ, 370 किलोमीटर है। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी के अंदर तो कोई बॉर्डर बननी चाहिए, तो हमने पानी में ऐसा किया कि अपनी ज़मीन जहाँ लास्ट है वहाँ से 370 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल तक हमारा इलाका है, उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, और इंटरनेशनल वाटर्स। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला, इंटरनेशनल बॉर्डर बोला। और इस चीज़ को हमने किस सेक्शन है, किस चीज़ के अंडर अपने ये चीज़ किया था, तो वो भी चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है। पहले चेको इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, देखो अब देखो ऐसा है कि मैं पूरा हाथ से बताऊंगा, मुझे क्या रिवीजन कराना है आपको। ठीक है ना। ठीक है,
और ये हमने बोला है कि मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम, ज़्यादा से इससे कम भी कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 200 नॉटिकल माइल, ये हमने यहाँ पर डिसाइड कर दिया था। ठीक है, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब स्मॉल देन इक्वल टू मतलब कि इसके बराबर भी हो सकता है मैक्सिमम, और इससे कम भी हो सकता है। ठीक है ना। और ये कब किया गया एक्चुअल में, तो इसको मैं कह सकता हूँ 1976 के अंदर इसको कर दिया गया था। कौन सा 40th अमेंडमेंट एक्ट था, कौन सा आपका 40th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मैं CAA लिख देता हूँ, उसके अंडर इसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या टेरेस्ट्रियल वाटर्स, अब आपको क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है या अपने इंडिया का इकोनॉमिक जोन कहाँ तक है, तो 200 नॉटिकल माइल तक है। ठीक है, कौन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था, 48 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, अब आपको मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी टेरिटरी है उस पर अगर इंडिया अटैक करता है या कुछ भी करता है, और वो अगर इंडिया में आना चाहती है, इंडिया में होना चाहती है, मतलब इनकॉपरेट मतलब इंक्लूड होना चाहती है, तो क्या क्या कंडीशन है, किस किस चीज़ की वजह से होता है, वो चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड, मतलब दुनिया के द्वारा, मतलब जो अपने आसपास दुनिया है उनके द्वारा कुछ मेथड्स है, उस मेथड्स के अंडर में आप क्या है चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। देखो ऐसा सिस्टम है कि आज के टाइम पे या शुरुआत से कोई भी चीज़ अगर अपन कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो सबका एक प्रोटोकॉल होगा, सबका एक प्रोसेस होगा। हालांकि कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी है आज के टाइम पे कि उनका कोई प्रोटोकॉल मन मर्जी जो कर रही है, बट वो क्या बोल सकते हैं रूल्स के हिसाब से नहीं, तो कभी ना कभी उसको दिक्कत पाएगी। ठीक है ना, तो अगर रूल्स के हिसाब से काम करोगे तो परफेक्ट काम होगा। तो पहला क्या रूल है, देखो मैं क्या बताता हूँ, पहला हेडिंग लिख देता हूँ मैं। तो देखो बेसिकली इंटरनेशनल एक्सेप्टेड मेथड्स है किसी भी टेरिटरी रिक्वायर करने के लिए, 4 मेथड्स है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। पहला मेथड है सेसेशन, दूसरा ऑक्यूपेशन, तीसरा कन्क्वेस्ट, और फोर्थ है अपने पास सब्जुकेशन। अब सब हम क्या पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। पहले बोलते हैं सेसेशन। तो सेसेशन का मतलब क्या होता है, सेसेशन का मतलब होता है सोवरेनिटी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब सोवरेनिटी मतलब होता है कि जो मान लो कोई स्टेट है, उसकी वहाँ पर कोई रूल कर रहा है, वहाँ पर भी कोई सरकार है, वहाँ पर कुछ चीज़ गवर्नमेंट चल रही है, जो भी चल रहा है, मोनार्की, कुछ मैटर नहीं करता, वहाँ का पूरा सोवरेनिटी मतलब वहाँ का पूरा रूल, वहाँ का पूरा कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह मिल जाए। जैसे मैं बता सकता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि कोई फ्रेंच की कोई कॉलोनी है, अफ्रीका के अंदर कोई छोटी सी कंट्री है, अफ्रीका या चलो मेडिटेरियन की छोटी सी कंट्री है, उस पर फ्रेंच की क्या है हमारे पास सोवरेनिटी, मतलब फ्रेंच उस पर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो फ्रेंच क्या करेगा, कुछ ना कुछ कारण होते हैं, काफ़ी सारे कारण होते हैं, उस कारण से क्या करता है, उसको ना या तो वो इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा, या कोई दूसरा जो कंट्री है वो उसको बोले कि वो चीज़ आप हमको दे दो उसके बदले में। तो वो क्या करता है, उसकी जो सोवरेनिटी होती है उस पर्टिकुलर जगह की, वो सोवरेनिटी फ्रेंच अपने दूसरे जो कंट्री होगी जो एक्सेप्ट कर रहा है या वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो उसको दे देगा। कैसे, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो इंडिपेंडेंट भी वहाँ पर भी सरकार बनेगी, तो वहाँ जब सरकार बनेगी तो उस सरकार को भी सोवरेनिटी मिलेगी। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि फ्रांस से वो सोवरेनिटी किसको दे दी, नया डिस्ट्रिक्ट बना, नया कंट्री बन गया। जैसे नई कंट्री बन सकती काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये सेसेशन होता है। अब सेसेशन के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, हम अभी बाद में पढ़ेंगे कैसे होते हैं टाइप्स। ठीक है, सेसेशन के बाद में पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन का मतलब देखो, ऐसा देखो तो आपको बोलोगे व्यवसाय, तो यहाँ पर वो ऑक्यूपेशन नहीं, यहाँ पर ऑक्यूपाइड का मतलब हमने ऑक्यूपेशन के सिस्टम से मतलब बनाया है। ऑक्यूपाइड मतलब कोई चीज़ मुझे यहाँ पर मुझे लेनी है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर ऑक्यूपाइड, मैंने उसको अपने कब्जे में कर दिया, उसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड। सो ऑक्यूपेशन का मतलब ये होता है द फॉरेन पावर गेन कंट्रोल ऑफ टेरिटरी ड्यूरिंग द आर्म कॉन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब जैसे अगर मैं अब ऐसे हाइपोथेटिकली नहीं कहूँ, जैसे अभी श्रीलंका के अंदर काफ़ी सारे आर्म रिबेलियन हुए थे, ठीक है, आर्म अटैक हुए थे, तो अभी किसी कंट्री ने कुछ नहीं किया, अगर कोई कंट्री आके बाहर से इसके अंदर इंटरनल मैटर में मतलब इंक्लूड हो जाए और पूरे इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ की पॉलिटिक्स खेल दे, तो वो जो चीज़ फॉरेन पावर होती है पूरी पूरी पावर उसके अंडर आ जाएगी। अगर आपको एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे इंडिया के अंदर भी ऐसे एग्जाम्पल कई जगह हो चुके हैं। जैसे फॉरेन पावर कह सकता हूँ मैं, फॉरेन पावर कह सकता हूँ तो मैं गोवा की बात कर सकता हूँ। गोवा के अंदर शुरुआत से पता है जो पोर्चुगीज़ थे, तो जब ऑपरेशन पोलो, आपने ऑपरेशन पोलो नहीं कह सकता मैं, जब स्टार्टिंग में अपने जो नए नए ये स्टेट्स अटैच हो रहे थे, सबसे लेटेस्ट जो गोवा ही अटैच हुआ था, तो गोवा पे क्या अटैक किया था, तो अटैक नहीं किया था वहाँ, फॉरेन पावर अपन ने गेन कर गए, कैसे आर्म कॉन्फ्लिक्ट किए थे, तो उससे हम ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। अब तीसरा जो है कॉन्क्वेस्ट, ये कॉन्क्वेस्ट तो हमने जब हिस्ट्री भी पढ़ रहे तब से जानते हैं कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, कि फोर्स के साथ में अटैक करो और वहाँ से पूरा कब्जा कर दो। ये शुरुआत से आ रहा है। अगर इसका एग्जाम्पल बताऊँ तो परफेक्ट एग्जाम्पल तो रशिया, जिसने क्रीमिया एक जगह है जो यूक्रेन की जस्ट साउथ के अंदर जगह है, जो 2014 के अंदर यूएसएसआर ने वहाँ पर अटैक कर दिया था, यूएसएसआर ने अपने अंदर उस टेरिटरी को ले लिया था। ठीक है, उसके बाद में चलो उसको G7 से हटा दिया, वो बात अलग है, बट ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास लैंड टेकन कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्स।
ठीक है। चौथा हमारे पास सब्जुगेशन। अब सब्जुगेशन का मतलब क्या था, एक्वायरिंग अ लैंड इन द फॉर्म ऑफ पीस ट्रीटी इन वॉर। जैसे मान लो दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है, ठीक है, अब उनके बीच में अगर पीस ट्रीटी हो गई तो जो जीतने वाला होगा ना वो क्या करेगा, हारने वाले के कुछ ना कुछ लैंड को अपने टेरिटरी में इंक्लूड कर देगा। उसको क्या बोलते हैं अपन, सब्जुगेशन। सब्जुगेशन मतलब सब्जुगेट, मतलब जो दूसरे का था वो पहले हमने अटैच हो गया। क्यों हुआ, बिकॉज ट्रीटी के अंदर। तो सेसेशन, ऑक्यूपेशन, कॉन्क्वेस्ट, सब्जुगेशन आपको याद हो गया। अब सेशन के खूब सारे मतलब और टॉपिक्स हैं सेशन के, मतलब डिवाइडेड पार्ट्स, वो भी पार्ट पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो देखो इसके भी 5 पार्ट है। तो पहला है ट्रीटीज। तो सेशन का मतलब मैंने आपको बताया, एक स्टेट की सोवरेनिटी ट्रांसफर के दूसरे में कर लिया। तो या तो मैं कोई 2 कंट्री आपस में लड़ी रही है तो उसके लिए मैं ट्रीटी करा दूँ, ट्रीटी करके बोल दूँ कि चलो ये ठीक है, ये आप हम लड़ाई नहीं करेंगे या कोई पार्ट नहीं करेंगे, तो आप क्या करो, ये वाला पार्ट मुझे दो। जैसे भी आपको अगर करंट अफेयर में बताऊँ मैं रिसेंटली, तो आपने सुना होगा 2023 या 24 की स्टार्टिंग में सुना होगा कि आपको ब्राज़ील जो अपने साउथ अमेरिका है उसके अंदर 2 कंट्री है। एक तो गुआना करके कुछ जगह है। तो वहाँ पर क्या एक पर्टिकुलर लैंड है, उसमें 2 कंट्रीज आपस में लड़ रही है, बिकॉज वो लैंड वहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल्स, मतलब पेट्रोलियम के काफ़ी सारे वो, मतलब कह सकता हूँ कि ओर्स, मतलब रिफाइनरी बन सकती है वहाँ पर, खूब सारा पाया गया था, ठीक है, मिनरल्स पाए गए थे। तो उस चीज़ के लिए 2 कंट्रीज लड़ी रही है। क्यों लड़ रही है, क्योंकि इस चक्कर में उस चीज़ को एक्वायर करना है। तो ये इसका इलाज ही हो सकता है ट्रीटी करके। तो ट्रीटी करेंगे तो एक बड़ी कंट्री बोलेगी छोटी कंट्री को कि चलो ट्रीटी कर लेते हैं, हम लड़ाई नहीं करते, तो उस चीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, ट्रीटी। ट्रीटी के अंदर क्या होता है, ज़मीन हमारे पास आ जाती है। दूसरा है परचेज। परचेज इन द सेंस, जैसे कोई पर्टिकुलर मुझे ज़मीन दिख रही, ठीक है, और मेरे कंट्री के हिसाब से मुझे जो ज़मीन है ना मेरे को काम नहीं पड़ रही। अगर मुझे वो ज़मीन मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस रखती है तो मैं उसको कुछ सेल तो करूँगा नहीं। अगर मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं रखती तो मैं उसको क्या करूँगा, सेल कर दूँगा। जैसे अगर बड़ा एग्जांपल दूँ हिस्ट्री के अंदर, तो आप आज के टाइम पे अलास्का सुनते हो, तो अलास्का जो वर्ड है ना, अलास्का वर्ड, ये अलास्का आज के टाइम पे यूएसए के अंडर आता है, यूएसए की टेरिटरी है। बट प्रीवियसली इट वॉज द टेरिटरी ऑफ यूएसएसआर। बट यूएसएसआर को लगा कि अलास्का में क्या ही मिलेगा, एकदम बर्फ़ है, तो उन्होंने क्या किया, यूएसए को दे दी, ठीक है। अब यूएसए को जो मिली ना, तो अब बाद में जाके पता चला कि वहाँ पर काफ़ी सारा मतलब मिनरल्स मिल गया। तो वो तो एक चलो बैकड्रॉप था, बट ये आप चीज़ समझ लो, किसी ने किसी को खरीद ली। दूसरी बात है गिफ्ट। गिफ्ट के सेंस में अगर एग्जाम्पल, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने आसपास ही है क्या, कि पाकिस्तान के ऊपर जो अक्साई चीन हम बात करते हैं आज के टाइम पे, तो पाकिस्तान ने गिफ्ट किया चाइना को, बस ये तो यही तो है गिफ्ट, इसको बोलते गिफ्ट। प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है, प्लेबिसाइड मतलब कहीं पे जैसे मान लो कि कोई सरकार नहीं चल रही, या पर कोई मान लो कोई मोनार्की थी तो वो हट गई, उसके बाद लोग वहाँ पर मतलब लड़ रहे हैं, तो क्या करे, कंट्री जाएगी अपनी, यहाँ कोई भी कंट्री वहाँ जाके प्लेबिसाइड करेगी और उनको बोली। प्लेबिसाइड का मतलब होता है एक तरह से मैं कह सकता हूँ रेफरेंडम या इलेक्शन। मतलब एक तरह से आपके वहाँ जो सिटीजन्स हैं उनको पूछेंगे कि सर आप क्या चाहते हो, आप गवर्नमेंट चाहते हो तो गवर्नमेंट चाहते हो, तो खुद की गवर्नमेंट चाहते हो, या जो कंट्री इंटरवेंशन कर रही है उस कंट्री के अंदर घुसना चाहते हो, या किसी भी कंट्री में घुसना चाहते हो तो उस कंट्री की भी मतलब क्या बोल सकते हैं कि परमिशन चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं, अगर इंडिया का एग्जाम्पल दूँ, जैसे आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था महाराज हरि सिंह जी ने, जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे। तो उस टाइम उन्होंने क्या बोला था कि मैं तो अलग रहना चाहता हूँ, ठीक है, बट जैसे इंट्रूडर्स बढ़ गए पाकिस्तान से, तो उन्होंने अपने इंडिया से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। तो साइन करने के बाद में क्या हुआ कि मतलब वहाँ के जो लोग हैं ना उनके लिए वहाँ पर प्लेबिसाइड किया। तब लोगों से पूछा तो लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, हम इंडिया से अटैच होना चाहते हैं। तो लोगों ने जब बोला ना वहाँ पर इंडिया से अटैच होना चाहते हैं, तो उसके बाद में इंडिया वहाँ पर मतलब अंदर घुसा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या होता है, प्लेबिसाइड मतलब वहाँ पर जाके लोगों को पूछो कि आपको क्या चाहिए, आपको सिलेक्शन मतलब आपको अंदर घुसना है या नहीं घुसना, ये चीज़ होती है। और लास्ट होता है लीज। लीज वाला टॉपिक तो आप देखो बेसिक चीज़ें, आपने मकान के पेपर देखे होंगे, उसमें लिखा हो लीज फॉर 100 ईयर्स। तो लीज पे कोई चीज़ में ले लूँ, मतलब उस चीज़ को 100 साल या 100 साल नहीं, कैसा जरूरी नहीं 100 साल, कंपलसरी नहीं है, कितने भी साल, मतलब उस साल के लिए मैं ले लूँगा। जैसे भी रिसेंटली न्यूज़ में आया था, कोई न्यूजीलैंड या फ्रांस का या यूके का कोई ऐसा आइलैंड था जो लीज पे था 100 साल। तो 100 साल कंप्लीट हो गए तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन के लिए मतलब काफ़ी सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो 100 साल का लीज था, वो लीज खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग टेरिटरीज। अब क्या थोड़ा सा एक और टॉपिक रह गया, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। टॉपिक देखो कैसा है कि इसमें अगर मैं कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए कि नहीं हुए, तो कोई स्टेट बनाने के लिए कुछ चीज़ करने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं चाहिए, बट अगर कुछ चीज़ हमारे पास दिक्कत आ रही है उसको रिलेटेड टू लैंड, उसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए, तो वो हो सकता है। कैसे, इसका बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक केस पढ़ते हैं बाबरी यूनियन केस जो 1960 के अंदर हुआ था, ठीक है, वो जजमेंट भी था, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ। तो ये जो केस था 1960 के अंदर, ये देखो उस टाइम बांग्लादेश में पीछे लिखा है, बिकॉज इसलिए लिखा है क्योंकि जो इलाका आज के टाइम पे वो बांग्लादेश का इलाका है, उस टाइम बांग्लादेश एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बिकॉज बांग्लादेश 1971 मतलब 1971 के बाद में बना था, ठीक है ना। तो देखो क्या सिस्टम था कि हमको पता है कि जब हम इंडिया की जब बात करते हैं, लेट्स से
यहाँ पे बात की राजस्थान हो गया, ये अपने देखो मैं डायग्राम इतना अच्छा नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा काफ़ी अच्छा बनाने की, ठीक है। और ये थोड़ा सा गुजरात बनाना, ठीक है। तो इस तरफ की जो मैंने जो ये बॉर्डर बनाई थी, ये वाली बॉर्डर, और यहाँ से ये वाली यहाँ तक की बॉर्डर, इन दोनों बॉर्डर को हम लोग क्या बोला था, रेड क्लिफ बोला था। और रेड क्लिफ क्यों बोला था, बिकॉज जो इस बॉर्डर को जो जिसने निर्धारित किया, मैं जिसको बनाया था, वो सर सिरिल रेड क्लिफ थे कमीशन। उसके अंडर क्या था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना था। मतलब ये बना था हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान, दिस इज़ व्हाट ईस्ट पाकिस्तान। तो दो पाकिस्तान बनाए थे। तो उस टाइम क्या होता था कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के पास में, यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में जो ये बनाई थी, यहाँ पर क्या कुछ कुछ जगह थी राजाओं की, जो कि चित्त महल्स थे, ठीक है, खूब सारे प्री इंडिपेंडेंस में, जो कि राजा ऑफ कोच बेहर, राजा ऑफ रंगपुर के थे। तो उसमें क्या होता था, डिस्प्यूट होता था कि वो बोलते थे कि ये इलाका इंडिया का, बट वो उस टाइम क्या बांग्लादेश के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया था एज पर रेड क्लिफ कमीशन, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ था, ये क्या 1960s के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब हाई पे मतलब ऊपर चला गया था। क्यों चला गया था समरी के अंदर, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया था। उसमें बोला था कि ये जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, पर्टिकुलर पोर्शन का नाम है बाबरी यूनियन, उसको वेस्ट बंगाल के अंदर पाकिस्तान से हम अपने यहाँ पर सीड कर देंगे। तो इसके बाद ये क्या पॉलिटिकल एजेंडा, मतलब कह सकता हूँ कि एक प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो स्टेट में क्या लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सीड पोर्शन ऑफ टेरिटरी बेरूबारी यूनियन इन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान। तो मतलब पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल में अटैच करने, इस चक्कर में क्या होता है कि थारा खूब सारा पॉलिटिकल एजिटेशन, जो कंट्रोवर्सी बन गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, जो इशू निकला था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था। तो ये जजमेंट आया था, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर्टिकुलर बांग्लादेश से रिलेटेड, तो बांग्लादेश से एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, वो आप अच्छी तरह से याद कर लो। और उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का नाम है 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल जब पढ़ेंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर ये चीज़ें ही इंक्लूडेड है, ठीक है। अब मैं देखो इवोल्यूशन बता सकता हूँ स्टेट यूनियन टेरिटरी का। तो देखो यहाँ पर अब देखो आप एक चीज़ को क्या है, स्टोरी जैसे समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंस। अपने इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट थे और काफ़ी सारे प्रोविजंस थे, ठीक है। जब हमारे पास एक एक्ट आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो उसके अंदर ये क्रिएशन था कि दो इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमिनियन बनाने की एक प्रपोजल दिया गया था। दोनों का नाम था इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। उसके अंदर जो भी प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जो राजा रजवाड़ों थे, तो उनके एक ही उनके साथ में एक कंडीशन रख दी गई थी। तो उनका मन है तो वो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, उनका मन है तो वो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, और उनका एक और कंडीशन दी थी कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट भी रख सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, टोटल 552 प्रिंसली स्टेट थे। कितने थे, 552 प्रिंसली स्टेट। इनमें से जो इंडिया में अटैच होने वाले थे वो कितने हो गए थे, उस टाइम अटैच हो गए थे 549, ठीक है। और जो तीन लोग थे, वो तीन जिन्हें नहीं चाहते थे कि हम इंडिया में अटैच हो, ठीक है, उन तीनों का नाम कौन कौन सा था। तो पहला तो था हैदराबाद, जो कि निज़ाम थे, और दूसरा था जूनागढ़, एंड द लास्ट वन वॉज कश्मीर, जो इशू आज जाके 2019 के अंदर सही हुआ, सॉल्व हुआ है, ठीक है। ये तीनों जो स्टेट थे प्रिंसली स्टेट, ये तीनों नहीं चाहते थे कि इंडिया के अंदर अटैच हो। वो चाहते थे एक तरह से कह सकते हो पाकिस्तान में जाते थे, बट उनकी जो लोकेशन थी ना, बहुत मैं कह सकता हूँ इंडिया के एकदम सेंटर में थी, एक्सेप्ट कश्मीर, ठीक है ना। बाकी जूनागढ़ हैदराबाद तो इंडिया के अंदर ही था। तो उसमें क्या हो, बाद में वो अटैच हो गए थे, ठीक है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हैदराबाद तो कैसे हुआ था, हैदराबाद तो देखो बाई फोर्स से हुआ था, तो बाई पुलिस से अपने इसको इंडिया में अटैच कर दिया था, ठीक है। जूनागढ़ में क्या होता है, रेफरेंडम किया था। रेफरेंडम मतलब वही लोगों को पूछना कि भाई आप क्या चाहते हो, किस में अटैच होना चाहते हो। और कश्मीर का आपको पता है क्या हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि 552 प्रेस्टिटेट सारे सारे अटैच हो गए थे, बट स्टार्टिंग में तो हाथों हाथ तो 549 हो गए थे, 549, बट जो तीन बचे थे ना वो नहीं चाहते थे। लेकिन हैदराबाद को तो पुलिस वालों ने कर दिया, जूनागढ़ में रेफरेंडम करा दिया, और कश्मीर को क्या कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, क्योंकि वहाँ पर इंट्रूडर्स ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अब खूब सारी चीज़ें देखो, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1957 आया, तो इसके अंदर क्या होता है, तो अपना एक आर्टिकल था, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ वीडियो को मैं एंड करता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, इस वीडियो में हमने ये चीज़ पढ़ी कि बेसिक आर्टिकल 1, 2, 3, 4, जो कि हमारे पास कौन सा आर्टिकल्स है, यूनियन टेरिटरी वाले आर्टिकल है। ये क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं, इन सब की जो डिफरेंस क्या होता है, तो आप इसको एक रिविजन लो। तो आर्टिकल 1 क्या होता है, इंडिया आल्सो नोन एज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। उसमें टेरिटरी जाते हैं इंडियन स्टेट, और जो भी एक्वायर करी टेरिटरी आ जाएगी। आर्टिकल 2 के अंदर जो नए स्टेट जो कि एग्जिस्ट नहीं करते सॉरी, उनको बनाने का जो सिस्टम होता है, जो लॉज होते हैं, वो आर्टिकल 2 के अंदर किसके अंदर किए हैं, पार्लियामेंट में। आर्टिकल 3 के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज एरियाज, या अल्टरनेशन ऑफ नेम, जो कि पहले से एग्जिस्ट करते मतलब राजस्थान नहीं, इंडिया के अंदर। तो वो सब चीज़ें क्या आ जाती है
आर्टिकल नंबर 3 के अंदर आती है। आर्टिकल 4 में क्या था, ये जो आर्टिकल 2 आर्टिकल 4 का जो काम है, ये जो भी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहलाएगी, हालांकि और इंस्टेंट इसको क्या सिंपल मेजोरिटी से हम यहाँ पर पास कर सकेंगे। तो 5 आर्टिकल थे। आपने इकोनॉमिक जोन पढ़ लिया था, क्या था इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल मैक्सिमम, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एक्वायरिंग टेरिटरी, सेशन, ऑक्यूपेशन, कॉन्क्वेस्ट, सब्जुगेशन, सेशन में ट्रीटीज है, परचेज है, गिफ्ट है, प्लेबिसाइट है, लीज है, बरूबरी यूनियन केस आपने पढ़ लिया था बांग्लादेश वाला, ठीक है। और स्टार्टिंग पेंसिल स्टेट वाला चीज़ें आपने यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। आपका बस एक ही काम, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे अभी आप है ना, अगर ये आपको मेरा सेशन पसंद आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करो और बताओ कि कैसा लगा, और आप चाहते हो अगला और वीडियो बनाना, क्योंकि मैंने एक तरह से कह सकता हूँ इनिशिएटिव स्टार्ट किया, रिवीजन सेशन है, दिस इज नॉट लाइक कंप्लीट वीडियो, दिस जस्ट रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।